नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस न्यूज होती है, उसी को ही डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको पता चले कौन से टॉपिक है जो आ सकते हैं और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन की चर्चा शुरू करूं उससे पहले नए स्टूडेंट के लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को आप फॉलो करके डेली बेस पे द हिंदू की पीडीएफ है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ieslifestyle.com ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें डेली बेस पे जो भी कोई क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले, यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उससे क्या रहेगा, जो भी लेक्चर रहेगा इसके अलावा डेली करंट अफेयर एनालिसिस के अलावा उसका नोटिफिकेशन आपको वहां पे भी मिल जाएगा, जो आपके लिए अच्छा होगा यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कहाँ से है और दूसरा कि आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, जिसमें आप प्रेजेंट सर लिख के आपका नाम, आपका एरिया का नाम कमेंट कीजिए, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर बेस पे डेली करंट अफेयर एनालिसिस के लेक्चर देखते हैं। तो पहले ही एडिटोरियल में मैं आपसे डिस्कस कर लूं। आज सबसे ज्यादा टॉपिक की अगर मैं आपसे बात करूं, जो फ्रंट पेज पे भी है, एडिटोरियल में भी दी गया है, वो है इंडिया चाइना रिलेशनशिप को लेके जो 5 पॉइंट प्लान है। ठीक है, वो सभी पहलू में आप एक साथ एक ही टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगा आज, क्योंकि इसकी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं और इन फ्यूचर अभी भी इसके ऊपर एक दो आर्टिकल और भी आएंगे तो और भी करेंगे। ठीक है, यानी सारे जितने भी आज के द हिंदू के इंडिया चाइनीज रिलेशनशिप के जितने भी टॉपिक है वो एक साथ में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि अपने सारे जितने भी टॉपिक है वो कवर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई एक शतरंज की गेम जो हम बिछाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से बॉर्डर पे इंडिया को फिर से वंस मोर जो 1962 में हुआ था, इसी सेम कंडीशन अभी बन रही है। ठीक है, तो राइटर जो है वो कहना चाहते हैं कि हमको जो 1962 है उस इवेंट से सीखना चाहिए, और अभी जो ट्रैप चल रहा है, ट्रैप बोल रहे हैं इनको, क्या इसको बोलते हैं हम, आपने पता होगा ना, जंगल में किसी भी प्राणी को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं कि भाई जैसे ही वो इस जाल में आए तो फंस जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी जो करंट बॉर्डर पे एलएसी पे जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सेम प्रॉब्लम 1962 में था, और इंडिया ने वो उस हार से कुछ सीखना है। क्या सीखना है वो मैं आपको बताऊंगा, सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यानी सभी पॉइंट जितने भी एडिटोरियल है और जितने भी बाकी भी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी है वो भी बताऊंगा, और थोड़ा मैप बेस भी समझेंगे ताकि चीजें याद रखने में इजी हो। तो सबसे पहले समझ लीजिए राइटर क्या कहना चाहते हैं कि अभी दो कंडीशन है। जैसे 1962 में जब हमने चाइना से हार हमको मिली थी और तिब्बतन जो रीजन है उनके पास चला गया था, तो उसी को उसी को देखते हुए उन्होंने बताया कि अभी 1962 की जो पोजीशन है वो 2020 से सेम कैसे और क्या सीखना है। तो मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा ले चलता हूँ। यदि आपने हिस्ट्री प्रिपेयर कर लिया जो स्टूडेंट ने, उनके लिए सरल है, लेकिन नहीं किए उनके लिए ये अच्छा रिवीजन हो जाएगा, समझने में भी आसानी होगी। सबसे पहले याद रखिए, आपको दो तीन एरिया पता होने चाहिए। तो मैंने मैकमोहन लाइन वाला आपको एरिया बोला था, आपने मैप में मैकमोहन लाइन वाला एरिया है अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो देख लेना है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था 1959 में, जो लॉन्गजू एरिया है, ठीक है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, वहां से इंडियन टेरिटरी में एंटर किया। ठीक है, और वहां पे फायरिंग शुरू कर दी। तो काउंटर फायरिंग में इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने भी वहां पे फायरिंग शुरू की। तो उस फायरिंग में चाइना ने क्या कहा कि वो सुनिएगा, अभी कंडीशन कनेक्ट करने के लिए
जो भी हमने बॉर्डर पे जितने भी टॉपिक से जो डिस्कस किए हैं, तो कनेक्ट करने में आपको आसानी होगी। क्या किया अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लोंगजू जो एरिया है इंडियन नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहां पे चाइनीज सोल्जर ने इंडियन टेरिटरी में एंट्री की, ठीक है। उसके बाद इंडिया में फायरिंग शुरू किया, इंडिया ने काउंटर फायरिंग शुरू की, क्योंकि इंडियन सोल्जर जब मर जाएंगे, ठीक है, तो बाकी सोल्जर खड़े खड़े देखेंगे तो नहीं, तो उन्होंने भी फायरिंग की। फिर ग्लोबली चाइना ने क्या बताया कि भाई जो इंडियन सोल्जर है वो चाइनीज टेरिटरी में आ गए हैं और चाइनीज सोल्जरों पे फायरिंग की है। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गया कहाँ पे, मैकमोहन लाइन पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये बात हो रही है 1959 एरा में, ठीक है। तब अपने डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन, और तब हमारे होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हमारे वड़ा प्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, ठीक है। तो उनको उनकी इसी जो पॉइंट है, तो उस पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं क्या क्या आपको याद रखना है। जैसे आपको पता होगा कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया, जिसको भी पता है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीज, चाइना पे नेहरू जी को ज्यादा ट्रस्ट था, ठीक है, और वो हर बार पीस शांति के लिए अपने जो नॉर्थन बॉर्डर है, ठीक है, जहां पे चाइना जुड़ा हुआ था, उस एरिया में शांति के लिए बार बार ट्रस्ट कर रहे थे, किस पे, चाइना पे। और आपने आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हर बार उनको क्या करते थे, उनको चेतावनी देते थे, भाई आप ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई मत करो, क्योंकि तिब्बतियन एरिया रीजन था जहां पे बॉर्डर क्रॉस करके चाइनीज लोग तिब्बत एरिया में आ रहे थे, वो चीज पता थी तब किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। अभी पक्का कितना है वो कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी बातें हैं वो इस प्रकार से ही है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ज्यादा शांति और ज्यादा चाइनीज लोगों पे ट्रस्ट ना करो, वो के पीठ के पीछे चूरा छुरा भोंकने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप उस पर फोकस करो, आप उस पर ध्यान दो। लेकिन ज्यादा नेहरू जी को ज्यादा ट्रस्ट था अपनी फ्रेंडशिप पे, और वो चाहते थे कि भाई इंडिया है वो एकदम शांति प्रिय देश है, वो किसी के साथ भी झगड़ा नहीं चाहता है, ठीक है। तो उस वो शांति को लेके बार बार अपने चाइना के साथ बातचीत करते रहे। उल्टा फिर चाइना ने क्या किया, चाइना ने दोहरा वार किया, कैसे, जैसे पैकिंग की, कहाँ पे, जो तिब्बतियन एरिया है। एक तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था, कहाँ पे, अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो लोंगजू एरिया है वहां पे मैकमोहन लाइन को लेके। और उसी टाइम पे उन्होंने तिब्बत को भी टारगेट किया। तिब्बत में क्या किया, उन्होंने तिब्बत ले लिया, और नेहरू जी ने शांति और भाईचारे की बात लेते लेते उन्होंने क्या सोचा कि भाई ठीक है, वो तिब्बतियन एरिया अगर ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम उनसे इतना कन्विंस कर लेंगे कि वो मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल लाइन कंसीडर कर दे, तो एक जो प्रॉब्लम है वो अपनी सोल्व हो जाए। लेकिन हुआ क्या, तिब्बतियन एरिया तो उन्होंने ले लिया, ठीक है, ये एग्रीमेंट भी आप याद रखिएगा, वो तिब्बत एरिया तो उन्होंने ले लिया, लेकिन मैकमोहन लाइन को मान्यता दी नहीं। दूसरा, अपना जो कोंगला पास है, ठीक है, लद्दाख एरिया में है कोंगला पास, वहां पे चाइनीज सोल्जर ने इंडियन सोल्जर पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तब जाके जो नेहरू जी है उनकी आंखें खुली कि भाई चाइना पे हम जितना भरोसा करते हैं शांति के लिए, इतना भी कर नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो कभी भी अपने जो स्वार्थ है उसको छोड़ते नहीं है। तो अभी क्या, अभी एक तिब्बत वाला एरिया तो ले लिया था, और ये प्रॉब्लम अभी भी चल रहा था, जो मैकमोहन लाइन वाला था वो इश्यू, और ये अपना अक्सय चीन वाला एरिया भी उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। कल का सेशन है वो आप देखिएगा, जिसमें जॉनसन लाइन और बाकी जो भी एरिया क्लेम करे थे एलएसी वाला, और मैंने आपसे वो भी डिस्कस किया था कि हम वहां पे परफेक्ट जो बॉर्डर है, जैसी इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉर्डर स्ट्रॉन्ग वॉल क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तब मैंने बाकी पॉइंट भी डिस्कस किए थे। तो अभी ये आप देखना, ये अक्सय चीन वाला एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये लोंगजू वाला भी एरिया मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ताकि बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए पुराना मैप है, ठीक है, समझने के लिए पुराना मैप लिया ताकि थोड़ी आसानी हो जाए आपके लिए, और मेरे लिए भी आपको बताना कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ पे क्या क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले समझिए, ये अपना तिब्बत एरिया है, ठीक है, ये अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये मैकमोहन लाइन है, आप देख सकते हैं मैकमोहन लाइन है डिस्प्यूट वाला। तो यहाँ पे कितनी बॉर्डर है जहां से वो एंटर हुए थे वो भी देखेंगे। ये अक्सय चीन वाला एरिया है, ये एलएसी है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एलएसी अक्सय चीन वाला एरिया, ये सेंटर एरिया, आपको याद रखना है उत्तराखंड वाला जो एरिया है सेंटर एरिया है, ठीक है। अक्सय चीन एरिया, नॉर्थ ईस्ट वाला मैकमोहन लाइन वाला एरिया, और ये सेंटर एरिया। तो ये आपको 3 जगह पे पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो डोकलाम ट्रायंगल वाला जो इश्यू हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये आपको पुराना मैप है, लेकिन अच्छे से
सारी चीजें मेंशन है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। नया मैप आप देख लीजिएगा, आपको जो भी चीजें आ रही हो कहाँ पे करंट अफेयर में, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी देख लीजिए, ये एरिया है लोंगजू वाला एरिया, ठीक है। ये लोंगजू एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ से जो चाइनीज सोल्जर है वो इंडियन टेरिटरी में घुस गए, और घुसने के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। इंडिया ने काउंटर फायरिंग शुरू किया, और चाइना ने ग्लोबली क्या दिखाया कि भाई जो इंडियन सोल्जर है वो चाइनीज टेरिटरी में आके चाइनीज सोल्जर पे फायरिंग करने लगे। तो हमने क्या किया, आत्मरक्षण के लिए फायरिंग की, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, यानी उल्टा कंडीशन वही देखना है कि जो हुआ था, हुआ क्या था कि भाई चाइनीज सोल्जर इंडियन टेरिटरी में आ गए, इंडियन सोल्जर को मारने लगे, और उन्होंने बोला क्या कि भाई इंडियन सोल्जर चाइनीज टेरिटरी में आके चाइनीज सोल्जरों को मारते हैं। यानी जो हुआ था उससे टोटली उल्टा बताया था उन्होंने। तो इसी में भी ये भी हुआ, गलवान वैली में वो आए, इंडियन सोल्जरों को मारा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई इंडियन सोल्जर जो है वो चाइनीज एरिया में आके क्या किए, अटैक किए। दूसरा, ये फायरिंग वाला भी कल हमने इश्यू देखा बॉर्डर पे कि भाई जो चाइनीज सोल्जर है, ठीक है, उन्होंने एयर फायर किया ऐसा बताया गया। अब एयर फायर किया कि सामने फायर किया, वो आप और मैं नहीं देख सकते, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन गुप्त रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास आती नहीं है। लेकिन जो मेजर इश्यू होता है वो अपने तक पहुंचता है। जैसे चाइनीज सोल्जरों का भी क्या हो रहा था वो चाइनीज पीपल को भी पता नहीं था, लेकिन इंडिया ने अपने जो भी मरे थे, ठीक है, अपने जो भी सोल्जर मरे थे वो इंडिया ने इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर की थी, ठीक है। तो वो आपको याद रखनी होगी। अभी आप आगे समझिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो चीजें आप समझ लीजिए, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बारी बारी से वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन सेम कैसे है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि भाई गलवान वैली में आपको पता होगा चाइनीज सोल्जर थे, वो इंडियन टेरिटरी में आ गए, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन सोल्जर ने उनको रोका तो उनके ऊपर हमला कर दिया, ये बात हमने डिस्कस की थी। और अभी कल जो फायरिंग वाला इश्यू था, तो ये दोनों सेम कंडीशन थी किसकी, 1962 वाली, जो 1960 वाली इश्यू और 2020 की इश्यू। तो राइटर वो बताना चाहते हैं। अभी इससे आगे की स्टोरी समझिए, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। फिर अभी आगे समझिए जो महत्वपूर्ण है। एक मिनट। अब देखिए, अब क्या किया, जैसे उस टाइम पे दो एरिया कवर कर लिया। मैंने आपको मैकमोहन लाइन वाला एरिया दिखाया, उसके बाद मैंने आपको अक्साई चीन वाला एरिया दिखाया। फिर चाइना ने प्रपोजल दिया किसको, नेहरू जी को, कि आप हमें अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो हमें दे दो, तो हम मैकमोहन लाइन जो है उसको कंसीडर करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर। देखिए उनकी स्ट्रेटेजी देखिए, इंडिया के ही दोनों रीजन है। मैकमोहन लाइन जो नॉर्थ ईस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वो भी इंडिया का है, अक्साई चीन वाला एरिया भी इंडिया का है। और इंडिया को भी बोल रहे हैं कि आप अपना कोई भी एक एरिया पसंद कर लो, तो बाकी जो दूसरा एरिया है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो तब नेहरू जी ने क्या किया कि जो भी अक्साई चीन वाला जो एरिया था, ठीक है, उसके जितने भी लैंड से सर्वे थे या डॉक्यूमेंट थे उन्होंने देख लिए। तो उनको पता चल गया कि भाई अक्साई चीन वाला एरिया तो पहले से इंडिया का ही है। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि भाई कोई पुराना डिस्प्यूट हो, पुरानी ट्रीटी हो, जैसे हम सौगल ट्रीटी की हमने बात की थी, ठीक है। तो उस टाइम जैसा तो कोई इश्यू नहीं है, तो उन्होंने चेक किया और उनको पता चला कि भाई अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो इंडिया का ही है, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये प्रपोजल मानने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, इसके टारगेट करके, और दूसरा दलाई लामा वाला, यानी चाइनीज द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा था, ठीक है, उनका विरोध किया गया दलाई लामा के द्वारा। तो दलाई लामा को क्या किया, उनको मारने के लिए जब चाइनीज सोल्जर आए तो वो भाग के इंडिया आ गए, इंडिया में शरणार्थ लिया। तो फिर चाइना ने क्या दिखाया कि देखो वो जो चाइना के जो भी ऐसे टेररिस्ट तो कह नहीं सकते, ठीक है, दलाई लामा एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, कि भाई जो चाइना के दुश्मन है, चाइनीज कंट्री के जो दुश्मन है उसको इंडिया पनाह देता है, ठीक है। इसलिए हमने इंडिया पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया और तिब्बत वाला एरिया ले लिया। वो युद्ध हम हार गए, ठीक है। किस वजह से, हम शांति शांति करते रहे, ठीक है, चाइना से बातचीत करते रहे, और तिब्बत वाला एरिया भी गया। अभी भी अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन वाला एरिया डिस्कस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें वो फिर से यही दोहरा रहे कि जैसे पहले
गलवान वैली है उस एरिया में उन्होंने एंटर कर लिया। फिर वहां पे जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, डिसएंगेजमेंट की बात हुई, फिर वो पेंगोंग लेक में आए, ठीक है, वहां पे अभी फायर हुआ। यानी आप देखिए दोनों कंडीशन सेम सेम आपको दिखेगी। फिर क्या कहेंगे, जैसे अभी पीस पीस में ऐसा कहेंगे कि भाई या तो आप जो पेंगोंग लेक वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पे जो चाइना क्लेम कर रहा है जितना एरिया वो चाइना को दे दो, ठीक है, तो गलवान वैली वाला जो भी एरिया है वो हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, लेकिन चाइना पूरी तरीके से डिसएंगेज हुआ नहीं है। बाकी के जो पॉइंट है वो हम जो 5 स्टेप है उसमें डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी खत्म हो जाए। दूसरा भी आया है अर्बन पुअर पीपल को लेके, यानी ये आपने देखा होगा जो भी रेलवे स्टेशन है उसके अगल बगल में, यदि आप मुंबई से बिलोंग करते हैं या कोई भी मेट्रो सिटी या सिटी से भी बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि भाई जो भी रेल की पटरी होती है उसके अगल बगल में, ठीक है, ये टॉपिक इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज काफी सारे और भी पॉइंट है जो डिस्कस करना है। मेन चीज है वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, तो याद रखें कि भाई ऐसे जो भी शेल्टर है जिनका आप तोड़ते हो, उनको भगाते हो ऐसे पब्लिक को, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया है राइट ऑफ लाइवहुड, बराबर याद रखेगा, महत्वपूर्ण जितना है वही राइट ऑफ लाइवहुड के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने चमेली सिंह वर्सेस यूपी स्टेट का जो फैसला था, उन्होंने क्या किया था कि भाई राइट टू शेल्टर जो है वो जो पब्लिक है, जो पब्लिक लाइफ है, उसके लिए आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाना चाहिए। यदि आप शेल्टर प्रोवाइड नहीं करवा सकते हो, ठीक है, तो ये जब तोड़ रहे हो आप, तो उस टाइम पे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको तुमको सुनना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये भी केस आपको याद रखना होगा, राइट टू लाइवहुड और राइट टू शेल्टर दोनों में। दूसरा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19(1) ई, ठीक है, ये भी याद रखना होगा। देखिए अभी ये सारे पॉइंट हम इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे, सारे बहुत सारे टॉपिक दिए हैं इसमें, राइट टू सिटी, राइट टू लाइवहुड, राइट टू शेल्टर, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट है और ये ज्यादा थियोरिटिकल है। तो यदि आपकी प्रिपरेशन को 1-2 साल हो गए तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, ठीक है। जिस बच्चों ने जो ये पोवर्टी को लेके फिर अर्बनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उनको कहीं ना कहीं ये टॉपिक पता होगी, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, हो सकेगा तो कल या तो परसों, कि भाई जब कोई टाइम रहे और अपने पास इसको समझने के लिए बेसिक भी ज्यादा हो, ठीक है, तब हम एक साथ ये पूरा जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे फिर से वंस मोर। अभी आप खाली इतना याद रखें, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी आर्टिकल 19(1) हमने देखा था, फिर 19(1)(2) में दिया था कि भाई फ्रीडम ऑफ तो स्पीच है लेकिन कंट्रोल कितने तक है। दूसरा आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, ऐसे आर्टिकल है जो बार बार करंट अफेयर के न्यूज में कहीं ना कहीं आते रहते, तो ये आपको देखने चाहिए, जिससे क्या होता है कि भाई आपके इस आर्टिकल को पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये अपना आ गया राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइफ, बराबर, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 आता ही है। फिर हमने आर्टिकल 32 की बात की थी, जिसमें जो भी फंडामेंटल राइट्स है अगर उनका हनन होता है या लाइफ स्टाइल से जुड़े या लाइफ से जुड़े या जीवन की सरलता से जुड़े कोई भी इश्यू हो, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो दाखिल करता है, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल आपने यदि प्रिपेयर नहीं करे हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उनकी जो भी बातें बताई गई वो अच्छे से देख लें, ताकि यदि वहां से भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से देख सके। इसकी डिस्कशन करनी है हमको इन डिटेल, लेकिन वो एक साथ में देखेंगे ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना। आज बाकी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं। फिर आज जो महत्वपूर्ण न्यूज है वहां पे सिर्फ मैं आपको हाईलाइट करूंगा, बाकी सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक टॉपिक था जो 8 कोर इंडस्ट्री थी इंडिया की, ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको सारी 8 जो कोर इंडस्ट्री थी उसकी बात की थी। उसी में आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना है आईआईपी, इसमें कितनी इंडस्ट्री आती है, ठीक है। 3 सेक्टर पे काम होता है मेनली, एक तो है माइनिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, 3 एरिया में काम हो रहा है। तो उसमें 8 कोर इंडस्ट्री का तो मैंने आपको बताया था, बाकी की कितनी इंडस्ट्री और क्या है डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं करता है, ये करंट में आईआईपी टॉपिक आता रहता है। तो यदि आपने वो इंडस्ट्री वाला टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है, ये डेटा करने की जरूरत नहीं है, हो सके आप जब एग्जाम दे रहे हो तब तक ये डेटा चेंज हो गया हो, ठीक है। तो टॉपिक प्रिपेयर करना है आईआईपी, उसमें कितनी इंडस्ट्री आती है, ठीक है, टाइप तो 3 रहेंगे, वेटेज भी देख लेना है, ठीक है, 3 टाइप के अनुसार।
अभी ये 5 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इंडिया चाइना के लेके। तो ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारी ऐसी बातें लिखी है जो मैंने आपसे बता दी। मैं सिर्फ मेन जो 5 पॉइंट प्लान है उसमें डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। अभी कहा क्या जा रहा है, जैसे कि सबसे पहले कि भाई एलएसी पे जो दोनों आर्मी है, इंडियन आर्मी और जो पीएल है, तो उनको डिसएंगेजमेंट करने के लिए बोला गया है। दूसरा कि भाई इंडियन जो एलएसी है, ठीक है, बॉर्डर जो है उसको लेके जो भी एग्रीमेंट किए उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। उस बॉर्डर को रिस्पेक्ट देने के लिए बोला गया है। और दूसरा कि भाई ऐसी जो कंडीशन है वो 1962 के बाद 2020 में हुई है, तो उसको जितना भी हो सके ऐसे कंट्रोल करना है ताकि जो दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट ना बढ़ जाए, ठीक है, जो कभी खत्म ही फिर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि भाई जैसे ही ये खत्म हो जाता है बॉर्डर का डिस्प्यूट, तो इंडिया और चाइना दोनों के लिए अच्छा है। और ये बिचौलिया मीटिंग के अभी रशिया में हो रही है, ठीक है। तो रशियन भी जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो और इंडियन मिनिस्टर और चाइनीज मिनिस्टर सब मीटिंग कर रहे हैं। तो जैसे पहले ही मैं आपको बता दूं, फ्रंट पेज पे भी इसके सारे पॉइंट आए हैं। तो मैंने वे आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए, कुछ ऐसी बातें भी की है जो आपको पहले से ही पता हो कि भाई जैसे उनका भी जो इंटरनेशनल ग्लोबली जो न्यूज है, चाइनीज न्यूज, वो ऐसा खींचते हैं कि भाई जैसे इंडिया है वो चाइनीज एरिया में घुस आता है और चाइनीज पीपल को अरेस्ट करता है, जबकि उल्टा है, ठीक है। वास्तविकता उनको दिखाई नहीं जाती, वहां पे ऐसी चीजें हो रही है। और उनको बोल रहा है कि भाई अभी इंडिया ज्यादा परेशान करेगा तो चाइना को एक्शन लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, उल्टा चाइना ही उपसा रहा है। तो अभी हमने वो सारे पॉइंट डिस्कस किए, बाकी सब पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। सिर्फ बात एक की जा रही है, क्विकली डिसएंगेज, ठीक है। बॉर्डर में जो भी बॉर्डर एरिया है उस एरिया से कंटिन्यूअस जो पीएलए है और इंडियन आर्मी है जो पास में आ गए उनको अलग जाने के लिए बोल रहा है। तो अभी जिस जिस भी एरिया में जैसे बात हो रही थी, ब्लैक टॉप पे इंडियन सोल्जर प्रेजेंट है, फिर पेंगोंग लेक पे जो 8 फिंगर है, ठीक है, वहां पे जो चाइनीज सोल्जर है वो 5th फिंगर से 4th फिंगर के ऊपर एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी रोकने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक हमने देखे हुए और ये यही डिस्कशन मैंने आपसे कह दिया है। यदि यहाँ पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना चले तो ठीक है, और ना जैसे अभी भी हमने यही टॉपिक था, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो भी उच्च दर्जे की मीटिंग रहती है, जैसे हमारे अजीत डोभाल जी है, फिर रावत सर है, और बाकी भी अपनी जो स्टाफ रहे उनकी भी मीटिंग हुई है कि भाई जैसे ही कोई चाइना अगर कुछ एक्शन ले तो इंडिया को क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी इंडिया प्रिपेयर है। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि जैसे उस टाइम पे नेहरू जी ने शांति शांति करके जो बातचीत करने में समय दे रहे थे और चाइनीज अपना काम कर रहे थे पीठ पीछे, ऐसी कंडीशन अभी नहीं है। तो वही राइटर कहना चाहते हैं कि अभी हम अपने को अपने आंख नाक कान सब खुले रख के काम करना होगा, ठीक है, ताकि वही जो गलती है वो रिपीट ना हो। और ये फिर से आया है पीएम केयर फंड में एफसीआरए को लेके। तो जैसे तो मैंने सारे पीएम केयर फंड को लेके जितने भी डिस्कशन थी वो आपसे कर ली है। अभी आप यहाँ पे याद रखिए, जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, एफसीआरए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे बताया गया है कि भाई पीएम केयर फंड जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, यानी डोनेशन वो ले सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि यदि ये पीएम केयर फंड एक जो भी पब्लिक ट्रस्ट चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और उनका खात के कोई भी जो सी है उनके द्वारा ऑडिट किया नहीं गया है, ठीक है, उनका फंड का, तो उनको एफसीआरए की मान्यता कैसे मिल सकती है, ठीक है। एक प्रकार जो यदि आप लॉ के स्टूडेंट है तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है कि भाई रजिस्ट्रेशन, जैसे आपको ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की सारी चीजें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया भी यही गया है कि जो फ्रीक्वेंटली आज का क्वेश्चन होते हैं, तो वही क्वेश्चन में डिस्कस किए जा रहे हैं कि भाई जो भी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन की है, तो उसमें आपने एफसीआरए के लिए सेंटर या स्टेट में रजिस्टर होना चाहिए, कोई भी ट्रस्ट है, ठीक है। तो उसको, तो ये तो है नहीं, एक पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट है तो उसको एफसीआरए की मान्यता बिना ऑडिट के कैसे मिल सकती है। तो ये प्रॉब्लम फिर से इश्यू में आया है। तो देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका अगला कोई अपडेट आए और मैं आपसे बात करूं कि ये पॉइंट हमने देख लिया है, तो आपको पता हो कि हाँ भाई ये पॉइंट हमने
देखा था न्यूज़ में, तो इसकी आगे बात आई है। दूसरा जो डिस्कशन करना है वो है ऑनलाइन कोर्ट, ई कोर्ट के लिए। तो जैसे ही कोरोना लॉकडाउन चला तो एजुकेशन में हमने ई लर्निंग देखा, तो सेम बात चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम जो जुडिशरी सिस्टम है उसको भी इफेक्टिव कर सकते हैं। दूसरा कि भाई पहले जो फिजिकल कामकाज था, यानी आज डेट है कि नहीं है, आज मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आते हैं फिर नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीजें हम टाल सकते हैं। जो मेन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जैसा ही थियोरेटिकल टॉपिक है, तो महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ कि भाई मान लो इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका ही डिस्कशन करते हैं। बाकी सब इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर। वैसे भी ई कोड को लेके कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख ही सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हमने ई लर्निंग पे कर ली है, सेम प्रॉब्लम ही है। पहले ये यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे स्टूडेंट में हमने डिस्कस किया था, ये भी सिमिलर ही है कि काफी तरह जो एडवोकेट है, ठीक है, वकील है, उनके पास प्रॉपर लैपटॉप या कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि वो ऑनलाइन हो। दूसरा चीज, कोर्ट की अगर बात करें तो जज जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, सरकारी वकील है, फिर जिसके ऊपर केस चला उसका यदि अलग से वकील है, फिर जो भी विटनेस है, ठीक है, जो गवाही देता है, वो सभी को ऑनलाइन होना होगा। तो एक ही चीज के लिए इतने लोग अगर जुड़े हुए हैं और उस चीज को, वो जो मीटिंग चल रही है, ठीक है, जो कार्यवाही चल रही है, उसको हैक कर लिया जाए, ठीक है, जो ग्लिच पूरा बना है उसको हैक कर लिया जाए, तो जो भी विटनेस के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो जज तक नहीं पहुंचेगा, जज जो फैसला सुना रहा है वो लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, तो इसका भी प्रॉब्लम है। दूसरा कि भाई ऐसा करने से काफी सारी ऑनलाइन डेटा क्रिएट होगा, तो उन सारा जो भी डेटा रहेगा, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए भी क्या नहीं है, उसको सिक्योर करने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट है नहीं। दूसरा, जो मैंने आपको लोअर वाली जो बात बताई, ठीक है, कि जिनके पास प्रॉपर ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए सारा क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, ठीक है, इसके लिए एक तो मान लो कि भाई अभी मोबाइल और लैपटॉप तो कॉमन हो गया कि भाई जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से तो कर सकते हो, लेकिन वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर काम करने के लिए उनके पास इतना टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर कोई भी चीज नहीं आई, इम्प्लीमेंट में आई, तो धीरे धीरे तो पब्लिक सीख ही जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरह यहाँ पे बताया जा रहा है। और बाकी मैंने ग्लिच का बता दिया कि भाई मान लो कोई भी केस चल रहा है और यदि उस जो केस है उसको ही अगर टारगेट करके हैक कर लिया जाए, तो वो निर्णय ना तो जज पर सुना पाएंगे, सुनाए होंगे तो लोग सुन नहीं पाएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि भाई मान लो कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं कि जिस टॉपिक के अंदर या जिस केस के अंदर पब्लिक को सारी बातें बताई नहीं जानी चाहिए, जो, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो वो भी डेटा जो होगा वो पब्लिकली लीक हो जाएगा, या उसके चोरी होने के या मिस होने के भी चांसेस है, ठीक है। तो यही सारी आर्गुमेंट यहाँ पे की जा रही है ई कोर्ट के ऊपर। आप आर्टिकल पढ़िएगा और ट्राई कीजिएगा, इसके अलावा भी जो काफी सारे पॉइंट है उसके लिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या बात हो रही है। फिर बात कर लेते हैं इंट्रा अफगान पीस के बारे में। तो ये सारा डेटा जब अफगानिस्तान जेल थी, ठीक है, वहां पे जब अटैक हुआ था तालिबानों के द्वारा, तब हमने डिस्कस किया था। अभी जो सीन है उसको मैं शॉर्टली रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट है समझ जाए कि बात क्या हो रही है और पुराने स्टूडेंट को रिवीजन हो जाए। तो आपको पता होगा अफगानिस्तान में अफगानिस्तान गवर्नमेंट है और दूसरा तालिबान का कंट्रोल है। फिर जो अमेरिका थे, ठीक है, उनके सोल्जर वहां पे आए थे, क्यों? ताकि वहां पे जो भी तालिबान एक्टिविटी है वो कम हो और वहां पे अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट हो तो शांति से अपना शासन कर सके। अभी क्या हो रहा है, जो यूएसए के जो ट्रूप्स है, आर्मी है, ठीक है, आर्मी पर्सन है, वो अफगानिस्तान से एग्जिट हो रहे हैं। तो वो एग्जिट होते होते वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने अफगानिस्तान में जो लोकशाही है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, उसको अच्छे से एस्टेब्लिश किया, वहां पे तालिबान अटैक अभी नहीं होते, हमने तालिबान को थोड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उससे बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या असर रखा कि ठीक है, हम जो अफगानिस्तान जो एरिया है वहां पे क्या नहीं करेंगे, अटैक करेंगे नहीं, लेकिन आपको क्या करना होगा, अपने जो प्रिजनर है उसको आपको आजाद करना होगा। तो इसी पे काफी सारी बात चल रही थी। और मैंने आपको तब बताया था कि भाई तालिबान एक्टिविटी में जब भी बातचीत होती है तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों साथ में आते तब जाके बातचीत होती है, क्योंकि तालिबान का वजूद पाकिस्तान की वजह से है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और
डिटेल में समझना है तो आपने जो अफगानिस्तान जो जेल थी वहाँ पे अटैक हुआ था, ठीक है? उस वाले लेक्चर को आप डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर को आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो रशियन चाइनीज हैकर है, ठीक है? वो अमेरिकन जो वोट्स है उसमें क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा है, अपने काम का नहीं है। लेकिन आपको ऐसा ही देखना है कि भाई जो भी इलेक्शन है उसको यदि आप सोशल नेटवर्किंग से हैकिंग के थ्रू उसको क्या किया जा सकता है, आपकी सोच हो, आप उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? काफी सारे ऐसे पॉइंट दिए, अपने इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो कल हमने जैसे ये कैलिफोर्निया में जो आग लगी थी वो केस देखा था, तब मैंने आपको उसके रीजन क्या क्या थे उसकी बात की थी। आज एक नई अपडेट आई कि 15 लोगों की जान गई है उस आग में, ठीक है? अड़ोस पड़ोस में या जंगल एरिया में जो लोग होंगे जो आग की झपट में आ गए होंगे वो। तो रीजन क्या था? फिर आपको एक चीज और मैं कल कहना भूल गया, वो था कि पहले आपको आग डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था प्रिपेयर करना, लेकिन आपको ये भी देखना है कि यदि किसी भी जगह पे आग लग जाए तो उसको रोकना भी कैसे, उसके भी आपको पॉइंट पता होने चाहिए। अलग अलग एरिया में अलग अलग रहेंगे, ठीक है? तो उस एरिया से भी सारी जो बातें हो आप देख लीजिएगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी अटेंडेंस भी दीजिएगा, नाम और एरिया का और प्रेजेंट सर लिख के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेस पे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।